सो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर चैप्टर इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखो करते क्या है, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था। तो ये बेसिकली पूरी एनालिसिस है, जैसे हम किसी भी सब्सटेंस को जब नया डिस्कवर करते हैं तो उसको कैसे स्टडी किया जाता है, ये वो तरीका है। तो जैसे मान लो हमने कोई एक सब्सटेंस फाइंड आउट किया, मोस्टली इट इज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हमने कोई एक सब्सटेंस फाइंड आउट किया तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा कि हम फाइंड आउट करें उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसकी एनालिसिस के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो सी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कैसे एलिमेंट्स डिटेक्ट किए जाते हैं। आपने एक बार एलिमेंट डिटेक्ट कर लिया तो आपका नेक्स्ट एम होगा कि उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको पता चल जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में निकालना सिखाया। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा तो फिर उससे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे और फिर हमें उसका कंपाउंड बारे में पता चल जाएगा। सो बेसिकली जो इस पोर्शन में आप पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको कोई एक कंपाउंड पता चल गया है तो उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, व्हाटएवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, उनके परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं। इस एनालिसिस को बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो बेसिकली दो मेन कॉन्सेप्ट्स पे वर्कआउट करती है, मोल कॉन्सेप्ट्स और कुछ जगहों पे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस भी यूज करना पड़ सकता है। तो ज्यादातर जगहों पे मोल कॉन्सेप्ट काम करेगा, जहां मोल कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा वहां लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस काम करेंगे, ठीक है। सो द प्रोसीजर इज कि अगर मैं आपको एक पहले आउटलाइन समझाऊं इस पोर्शन की, तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सबसे पहले एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं। जो एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये पोर्शन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग जब थोड़ा और केमिस्ट्री सीख जाएंगे तो 12th में ये चैप्टर आएगा। एलिमेंट डिटेक्शन के बाद हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक बार आ गया तो आप उसके बाद नेक्स्ट चीज निकाल सकते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं। और एक बार आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया तो फिर अगर आपको तो नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर वेट। ये भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थे। और एक बार मॉलिक्यूलर मास आ गया तो उससे आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैसे करते हैं ये चीज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूँ। तो इसका ये वाला पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं हम, ये वाला पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग दो चीजें सीखेंगे, एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं और मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए और मॉलिक्यूलर मोलर मास निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इसमें हम लोग दो एक साथ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक मोल कॉन्सेप्ट और एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है क्योंकि हम इसमें दो मेजर चीजें सीखने वाले हैं। कुछ जगहों पे मोल कॉन्सेप्ट लगा के काम बनेगा और कुछ जगहों पे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अप्लाई करके काम बनेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने एक आपको आउटलाइन बताई कि हम लोग अगर कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं तो हमें सबसे पहला एम होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंटल डिटेक्शन दैट विल डू इन क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट विल स्टडी इन क्लास 12। एलिमेंट्स पता चलने के बाद हम उन एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का प्रोसीजर अभी हम इस चैप्टर में सिखाने वाले हैं आपको। परसेंटेज जैसे ही आपने निकाल लिया तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो भी इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एक बार आपके पास एलिमेंट्स का परसेंटेज आ गया तो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन सीखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आ जाएगा तो उससे निकालेंगे और उसके बाद हमें एक नई चीज निकालनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास, वो भी हम इसी पोर्शन में सीखेंगे। और एक बार मॉलिक्यूलर मास आ गया तो फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो ये इस पोर्शन का पार्ट है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट पोर्शन है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप आउटलाइन लिख लीजिए,
उसके बाद मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स के परसेंटेजेस निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आपको किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो हम पहले जो सबसे पहली चीज सीखते हैं वो ये है कि उसका परसेंटेज निकालेंगे किस कंपाउंड से। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट करने वाले हैं, तो कार्बन का परसेंटेज निकाला जाता है CO2 के हेल्प से और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं वाटर की हेल्प से। तो आपको हर एलिमेंट के लिए ये डायरेक्ट कंपाउंड याद रखना पड़ेगा कि हम किस कंपाउंड के परसेंटेज से या किस कंपाउंड के अमाउंट से उस एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो विल डिटेक्ट इट थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो विल डिटेक्ट इट थ्रू वाटर। ठीक है, इसका जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड लीबिंग्स कंबशन मेथड। तो इसमें करते क्या है कि हमने कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसका फॉर्मूला CXHY टाइप होगा। फिर मैंने आपको इसका कंबशन सिखाया था, तो ये X + Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और इससे X मोल्स ऑफ CO2 और Y/2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। आपको याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने ये कंबशन रिएक्शन सिखाई थी। तो अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, उसका कंबशन करा दो। कंबशन कराएंगे तो CXHY का X + Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद X मोल्स ऑफ CO2 और Y/2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। ये यहाँ तक। ओके, अब अगर आपको इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो समहाउ आपने हाइड्रोकार्बन को कंबशन करने के बाद दो चीजें निकालनी। इस रिएक्शन को करने के बाद आपने दो चीजें आइडेंटिफाई करी। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करा मास ऑफ CO2 फॉर्म एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, from given amount of organic compound। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर मिला ये फाइंड आउट किया सबसे पहले। तो इससे देखो आप सीधे परसेंटेज निकाल सकते हो कार्बन का। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ सीधे मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, नथिंग स्पेशल, सिंपली मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट ध्यान से अप्लाई करोगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो आपने देखो सबसे पहले अमाउंट ऑफ CO2 निकाल लिया। अमाउंट ऑफ CO2 में अगर हम 44 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2। अब जितने मोल CO2 है उतने ही मोल कार्बन है। ये चीज सबसे पहले नोटिस कर लो आप। ये चीज मैंने आपको जब पिछली बार भी एम्पिरिकल फॉर्मूला के टाइम पे सिखाया था तब भी ये चीज बताई थी। तो देखो अगर X मोल CO2 बन रहा है तो X मोल ही कार्बन है। तो जितने मोल CO2 बना दैट इज मास ऑफ CO2 upon 44 दैट इज मोल्स ऑफ CO2 और मोल्स ऑफ CO2 में इज सेम एज मोल्स ऑफ कार्बन। तो अगर उसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास ऑफ कार्बन आ गया। मास ऑफ कार्बन में टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो परसेंटेज आ गया। समझ आया? जो CO2 का मास है उसमें 44 से डिवाइड किया तो CO2 के मोल्स आ गए। जितने मोल CO2 है उतने ही मोल कार्बन है। कार्बन के मोल्स में उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा तो कार्बन का मास आ गया और कार्बन के मास में टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज आ गया। तो आप चाहो तो फॉर्मूला याद रख सकते हो और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है मोल कॉन्सेप्ट वाला तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उतने ही मोल कार्बन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से कैसे निकालेंगे, मास अपॉन 44 करके। जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स ऑफ कार्बन हो गया। कार्बन के मोल्स में कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे कार्बन का मास आ जाएगा। टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आई बात? सर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल होंगे दोनों। तो दिख रहा है ना, इक्वेशन लिखी ना ऊपर देखो, CXHY से X मोल्स ऑफ CO2 बन रहा है। ये चीज तो मोल कॉन्सेप्ट में सिखाई आपको। हाँ हाँ। फिर सर उसके निकालते टाइम बताया था मोल्स ऑफ CO2 बाय डबल ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करते हैं तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो आ जाता है सीधे। हाँ सर, उसका कार्बन का मोल से निकालने के बाद में उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करा।
टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब ऐसे ही आप वाटर का परसेंटेज देखो। अब दूसरी चीज आपने निकाली है वाटर, तो अगर आपने वाटर निकाल लिया देखो, तो वाटर के केस में देखो 18 से डिवाइड किया, ये वाटर का वेट है, 18 से डिवाइड करा, वाटर के मोल आ गए। अब जितने मोल देखो वाटर है, हाइड्रोजन उसका डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो इंटू 1 लिखे या ना लिखे वो तो एक ही बात है, हाइड्रोजन का मास आ गया। फिर टोटल वेट से डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लो एक बारी, पहला काम क्या करा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आया आपके पास, उस अमाउंट ऑफ वाटर को ध्यान से देखो, जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, हाइड्रोजन उसका डबल है, देखो y/2 मोल वाटर बन रहा है और y मोल हाइड्रोजन है, तो जितना वाटर बन रहा है उसका डबल हाइड्रोजन है। सो वेट ऑफ वाटर में 18 से डिवाइड करा, वाटर के मोल है, वाटर के मोल से डबल किया तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना। अब जो हाइड्रोजन के मोल है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन के परसेंटेज। समझ आया? तो ये आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया। यहाँ तक आप ध्यान से देख लो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है ड्यूमास मेथड और एक होता है जेल्डॉल्स मेथड। इनके बस नाम ही टफ है, बाकी काम बहुत आसान है। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप बात समझ जाओगे। अभी आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। ड्यूमास मेथड में क्या करा जाता है कि जो भी कंपाउंड है हमारे पास, उसमें जितनी भी नाइट्रोजन है उसको हम नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कराते हैं। कैसे करते हैं ये पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, उसको आपको अभी नहीं सीखना है। अगर आप कभी रिसर्च सेगमेंट में जाएंगे तो आपको ऐसा करने का मौका मिलेगा। सो लेबोरेटरी में डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं जिससे हम गिवन कंपाउंड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उसके पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट विल फॉलो इन द लेबोरेटरी एंड विल कन्वर्ट इट। तो अभी चूंकि हमने मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री सीख रखा है या मोल्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन सीख रखा है, तो हमारे लिए बेसिकली सीखना हमको क्या है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर डिफरेंट है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो अभी उस पार्ट को नहीं सीखना। अभी हमारा प्राइमरी एम है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको डेटा दिया होगा तो हाउ यू कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, विल कन्वर्ट। तो ड्यूमास मेथड का प्रोसीजर क्या हुआ कि जितनी भी नाइट्रोजन आपकी बन रही है वो पूरी की पूरी नाइट्रोजन हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। तो उसमें लिखो ऑल द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड all the nitrogen in the organic compound is converted into nitrogen gas। ठीक है, और जब आपने पूरी गैस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लिया तो हम नाइट्रोजन गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन चीजें मेजर कर लेते हैं। ठीक है, सो ऑल द नाइट्रोजन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ड्यूमास मेथड की जो एनालिसिस है वो नाइट्रोजन गैस से करते हैं। जैसे लिविंग्स मेथड में कार्बन का कंपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड से लर्न करते हैं, वाटर का हाइड्रोजन का कंपोजिशन वाटर से निकालते हैं। सिमिलरली ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन का परसेंटेज किससे निकालते हैं, नाइट्रोजन गैस से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आप देखो इसके दो रास्ते, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले में हमने क्या करा कि नाइट्रोजन गैस का जो भी वॉल्यूम है वो हम पहले एनटीपी पे मेजर कर लेते हैं। एनटीपी का मतलब 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। तो जो भी आपकी नाइट्रोजन गैस आ रही है उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं किस कंडीशन में, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे। और अब आप जानते हो एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 ml। तो देखो फॉर्मूले में हमने जो वॉल्यूम निकाला है एनटीपी पे उसमें 22400 से डिवाइड करा, ये मोल आ गए। अब नाइट्रोजन गैस के मोल्स आ गए तो उसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन का अमाउंट आ गया, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका परसेंटेज है। समझ आया? अब अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, देयर इज वन मोर सिंपल टेक्निक। यहाँ पे बस W जो है वो क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे जो आपका W है
वो है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। W is your weight of organic compound. V is the volume of nitrogen gas in milliliter at NTP. NTP is 1 atmosphere 273 Kelvin. तो 1 atmosphere 273 Kelvin पे पहले आपने नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाल लिया। उस वॉल्यूम में 22400 से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स में 28 से मल्टीप्लाई करा मास आ गया। मास में टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज आ गया। सर ये टोटल वेट एक बार बता दीजिए क्या होगा। टोटल वेट तो दिया होगा ना क्वेश्चन में कि 5 ग्राम कंपाउंड को बर्न करके या कुछ भी करके नाइट्रोजन गैस बनाई, वो तो गिवन होगा ना। ठीक है सर, हाँ सर ओके। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस कर रहा है उसका मास तो पता होगा ना, उसको वही कर लेंगे कितने ग्राम है, फिर हमने उसको सर एनटीपी एसटीपी ही होता है ना सर, थोड़ा मतलब नॉर्मली एसटीपी होता है, बट इस सवाल के लिए हमने जो डेटा लिख रखा है वो 1 एटमॉस्फेयर 273 क्योंकि हमने 22400 से डिवाइड किया ना। हाँ हाँ सर, ये हर लैबोरेटरी के लिए अलग होता है ना। हाँ, अगर हमने यहाँ पे एनटीपी 1 एटमॉस्फेयर 273 लिखा है तो 22400 से डिवाइड करा है। अगर ये आप 1/273 यानी एसटीपी लिखोगे तो 22700 से डिवाइड कर देना। देखो ये सब फॉर्मूले लैब असिस्टेंट्स के लिए है, जिनको केमिस्ट्री का बहुत बेसिक है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे तो उन्होंने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है। आप चूंकि पूरा एनालिसिस जानते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना हमेशा। ये तो वो प्रोसीजर है जो लैब में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में फॉलो किया जाता है। तो वहां तो भाई एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको सवाल बनाने वाला क्यों एसटीपी पे वॉल्यूम देगा, वो तो बोलेगा 1 एटमॉस्फेयर और 300 केल्विन पे टेम्प बताएंगे हम तो वॉल्यूम है। तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है सीधे सीधे। समझ में आई मेरी बात। आपको नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम दिया होगा, तो आपको क्या लगाना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के मोल निकालना है। मोल में 28 से मल्टीप्लाई करना है, मास आएगा, मास में टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ऐसे थोड़ी दिया जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर लैब में कर रहे हैं तो हमने नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाल लिया है एनटीपी पे या 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे, उसको 22400 से डिवाइड करके मोल निकाला, मोल पे टोटल मास से डिवाइड करके 28 मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ गया। बट आप कैसे क्वेश्चन करोगे मैं लिखे देता हूँ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हर बार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। आप ऊपर वाला फॉर्मूला मत लगाना कभी, कोई जरूरत ही नहीं आपको फॉर्मूला लगाने की। What you'll do, you'll solve question through PV equal to nRT, जहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर 3 चीजें गिवन होंगी, यहाँ से आपको मोल्स निकाल लेना है। इस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी गिवन। अगर 3 चीजें गिवन होंगी तो आप मोल्स निकाल लोगे, और एक बार मोल्स आ जाएंगे तो आप मास निकाल लेना, मास से परसेंटेज निकाल लेना। तो आपके सवाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा एज कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, ड्यूमास मेथड समझ गए। ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम पूरे कंपाउंड की जितनी भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस का आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन होगा, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के मोल्स निकालेंगे। अगर आपको सीधे 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन गिवन होगा तो आपको एक टेक्निक पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, आप उससे मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा, मास में टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। चलो, इसके बाद दूसरा मेथड होता है ज़ेल्डॉल्स मेथड। ज़ेल्डॉल्स मेथड में क्या करते हैं कि जितनी भी नाइट्रोजन आपको गिवन होगी उस पूरी की पूरी नाइट्रोजन को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया गैस में। तो इसका अगला प्रोटोकॉल लिखना है ज़ेल्डॉल्स मेथड। तो ज़ेल्डॉल्स मेथड के लिए लिखो ऑल द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड is converted into ammonia. Is converted into ammonia. और अब आप जानते हो कि अमोनिया जो है वो बेसिक है, बेसिक सब्सटेंस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड से न्यूट्रलाइज करके इसका अमाउंट निकालते हैं।
अगले स्टेप में लिखेंगे अमोनिया इज न्यूट्रलाइज बाय एसिड। अमोनिया इज न्यूट्रलाइज बाय एसिड। तो अब अमोनिया को एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या कंडीशन लगेगी, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ या ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, क्योंकि दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ठीक है। हेलो सर, जो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो किसी भी एसिड से बेस रिएक्ट करेगी तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे ना सर? हाँ, मैंने आप एसिड बेस के लिए नहीं, मैंने आपको सिंपल रूल बताया था, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताया था कि कोई भी दो सब्सटेंस अगर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं हमेशा। उसमें एसिड बेस जरूरी नहीं है, कोई भी दो सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ अमोनिया को एसिड से न्यूट्रलाइज करा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दिया। हाँ ठीक है, ओके सर। अब देखो हाँ अगर सर, हमारे ओके पास, सर। हाँ तो अब हमारे पास देखो, अगर नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कैपिटल एन है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो है वो कैपिटल एन है, एंड वॉल्यूम है इसका V लीटर्स दैट से, वॉल्यूम इसका कितना हो गया V लीटर्स या VmL मान लेते हैं सपोज करो। वॉल्यूम अगर इसका हमारे पास VmL है तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना बनेगा, N1 into V by 1000। तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड अगर N दिया है, वॉल्यूम अगर VmL इसका हमने दिया हुआ है, तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं आप। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो V by 1000, और यही आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हो गया। अमोनिया का एन फैक्टर तो 1 होता है क्योंकि अमोनिया एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, तो यही इसका मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया। और अमोनिया के अंदर एक ही नाइट्रोजन है तो यही मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ एन लिखेंगे सीधे सीधे, ये n इंटू वी बाय 1000 आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है, नॉर्मलिटी भी n है और n भी नाइट्रोजन है, वो दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो उसको n1 कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, उसको नॉर्मलिटी n1 मान लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज n से n तुम काट भी सकते हो। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया n1 इंटू वी 2000। यहाँ से अगर मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, N1 इंटू वी बाई 1000 इंटू 28, सॉरी इंटू 40, नाइट्रोजन है N इंटू 14, ये इसका मास हो गया। और अब अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ N निकालेंगे ये आ जाएगा N1 इंटू वी इंटू 14 बाई 1000 इंटू 100, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड कर दिया W से, तो देखो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। थाउजेंड से 100 कैंसिल करा तो 10 बचा, 10 को 14 में डिवाइड करा तो 1.4 लिख दिया, और यहाँ पे N1 कर लेना, 1.4 N1 इंटू वी बाई W लिख के भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, या अगर पूरा सॉल्व करना है तो मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के इक्वल आएगा, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करोगे तो N1 अगर हमारे एसिड की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम उसका VmL अप्लाई हो रहा है तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए N1 इंटू वी बाई 1000। जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया होगा वही मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया, क्योंकि अमोनिया का एन फैक्टर कितना होता है 1, तो जो मोल्स ऑफ अमोनिया होगा वही मोल्स ऑफ एन हो गया, क्योंकि अमोनिया के अंदर एक ही नाइट्रोजन है। अब जो मोल्स ऑफ एन हो गया उसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के मास में टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पे W है वो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस फॉर्मूला जो W है आपका वो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें एक प्रिकॉशन याद रखिए, और तो ये थोड़ी ऑर्गेनिक की बात है बट आपको यही बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है कई बार। ये चीज जरा नोट कर लेना है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा हुआ जिससे आप फाइनली नाइट्रोजन नहीं बना, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी ज़ेल्डॉल्स मेथड से पॉसिबल नहीं होती है। तो वही चीज देखो मैंने नोट बना के नीचे लिखी हुई है। दिस मेथड इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द रिंग, that is pyridine and purolin, and the compounds containing nitro and azo group. Since nitrogen in these compounds cannot be completely converted into ammonium sulfate, ammonium sulfate मतलब अमोनिया वाला फॉर्म। तो अगर हम अपनी नाइट्रोजन को पूरा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को हम ज़ेल्डॉल्स मेथड से नहीं कर सकते। ये आपको ऐसा रूल याद रखना है। तो जिस भी कंपाउंड के केस में आप अपने पूरे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, उस कंपाउंड की स्टडी ज़ेल्डॉल्स मेथड से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये बात समझ में आई आपको? अगर ज़ेल्डॉल्स मेथड से स्टडी करना है तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दैट कंप्लीट कंपाउंड नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर ज़ेल्डॉल्स मेथड से उस कंपाउंड की स्टडी नहीं करते। सर ड्यूमास मेथड लगेगा। सो हैलोजेंस के केस में हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का परसेंटेज निकालते हैं, और इस केस में क्लोरीन का परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड यूज करते हैं AgCl, ब्रोमीन का परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड यूज करते हैं AgBr, और आयोडीन का परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड यूज करते हैं AgI। तो आपको स्टैंडर्ड कंपाउंड याद रखना है कि किससे परसेंटेज निकाला जाता है। Cl का परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड यूज करेंगे AgCl, Br का परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड यूज करेंगे AgBr, और I का परसेंटेज निकालने के लिए कंपाउंड यूज करेंगे AgI। तो पहले तो आपको वो स्टैंडर्ड कंपाउंड पता होना चाहिए जिससे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो AgCl से क्लोरीन का परसेंटेज, AgBr से ब्रोमीन का परसेंटेज और AgI से आयोडीन का परसेंटेज निकाला जाता है। दिस इज अ टेक्निक। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखो, सिंपली मोल कॉन्सेप्ट लगाया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको जल्दी क्लिक करेगा, बता रहा हूँ, आप बस देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हमने कुछ केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट करके पूरी Cl को किसमें कन्वर्ट कर लिया, AgCl में। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म कराया। उससे आपको कोई कंसर्न नहीं कि कैसे कन्वर्ट कराया, आपका कंसर्न है कि जब कन्वर्ट करने के बाद हमने आपको AgCl का अगर अमाउंट बता दिया तो आप क्लोरीन का परसेंटेज कैसे निकालोगे। सो स्टेप 1, आपने सबसे पहले जो मास ऑफ AgCl निकाला उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड करा, 143.5 मोल आ गए। अब जितने मोल AgCl है उतने ही मोल Cl हुआ, तो उसमें देखो 35.5 से मल्टीप्लाई करा क्लोरीन का एटॉमिक मास, मास ऑफ क्लोरीन आ गया। टोटल जितना सब्सटेंस था उसके मास से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज। फिर से देखो ध्यान से, सबसे पहला काम, आपके पास जितनी भी क्लोरीन है उसको आपने AgCl में कन्वर्ट कराया। तो आपने सबसे पहले मास ऑफ AgCl निकाला उस कंपाउंड के अंदर, जितना AgCl का मास आया उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा। आप AgCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो, इट इज 143.5। अगर चाहो तो यहाँ अलग से लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl जो है वो सॉल्व हो के आएगा 143.5। आप चाहो तो निकाल के चेक कर लो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 188, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgI निकालोगे अगर तो दिस कम्स आउट टू बी 235। आप चाहो तो सबसे पहले तीनों वैल्यूज चेक कर लो। Need not to learn, these are actually molecular weight। AgCl का मॉलिक्यूलर मास 143.5, आप कैलकुलेट करके देख लो। AgBr के लिए 188 और AgI के लिए 235। सिल्वर का मास होता है 108, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127। अगर आपको एटॉमिक मासेस नहीं पता तो लिख के आप एक बार सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट चेक करो।
तो यहाँ पे सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 108, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 और आयोडीन होता है 127। सिल्वर एटॉमिक मास 108, क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन एटॉमिक मास इज 80, आयोडीन एटॉमिक मास इज 127। आप ये पहले सारा डेटा चेक कर लो। हाइड्रोजन्स के लिए है। हाँ बेटा, ये सिर्फ इन्हीं 3 हाइड्रोजन्स के लिए है। हाँ, 3 ही हैलोजेंस निकालते हैं। फ्लोरीन नॉर्मली कंपाउंड में मिलता नहीं है और एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है, वो भी रेयर होता है। तो जो कॉमन कंपाउंड्स मिलते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलता है। उन्हीं का परसेंटेज निकालते हैं। तो यू चेक फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl is 143.5, AgBr is 188 and AgI is 235। निकाल लिया पहले आपने इसे। एक बार मॉलिक्यूलर मास आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो आपके पास मास ऑफ AgCl है। AgCl के मास में 143.5 से डिवाइड करा, मोल्स ऑफ AgCl आ गया। जितने मोल AgCl है उतने ही मोल Cl है। 35.5 से मल्टीप्लाई करोगे मास आ गया। टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन का परसेंटेज। अब सिमिलरली ब्रोमीन एंड आयोडीन देखते जाओ। सिमिलर प्रोसेस से देखो, हमने ब्रोमीन निकाला, ब्रोमीन के AgBr का मास निकाला सबसे पहले। AgBr के मास में 188 से देखो डिवाइड करा, मोल्स ऑफ AgBr। जितने मोल AgBr उतने ही मोल Br हुआ। Br के एटॉमिक मास 80 से मल्टीप्लाई करा, मास ऑफ ब्रोमीन आ गया। टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो परसेंटेज आ गया। एंड द सेम थिंग वी हैव डन फॉर आयोडीन। लास्ट में देखो आयोडीन के लिए भी सेम काम करा। जो मास ऑफ AgI है उसमें हमने 235 से डिवाइड करा, मोल्स ऑफ AgI आ गया। जितने मोल AgI है उसमें उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा, 127 मास आ गया। टोटल मास आ गया, उसमें टोटल मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द परसेंटेज। ठीक, ध्यान से देख लो, सिंपली मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, नथिंग एल्स। एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस को यूज करके हमने सीधे परसेंटेज निकाला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ध्यान ये रखना है कि क्लोरीन का परसेंटेज, मास ऑफ निकालना है AgCl, मतलब Cl का परसेंटेज AgCl से, Br का परसेंटेज AgBr से और आयोडीन का परसेंटेज AgI से निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से चेक करो। तो नेक्स्ट एलिमेंट हम डिटेक्ट कर रहे हैं सल्फर। सर आपकी वॉइस थोड़ी लैग कर रही है। तो सल्फर का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग जो कंपाउंड यूज करते हैं दैट इज बेरियम सल्फेट। तो अगले स्टेप में लिखेंगे सल्फर का परसेंटेज हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं दैट विल कैलकुलेट फ्रॉम, स्क्रीन भी गई। हाँ, तो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सल्फर। तो सल्फर का परसेंटेज निकालते हैं हम लोग बेरियम सल्फेट के फॉर्म में, BaSO4। ठीक है, अब आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 चेक कर लो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 233। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 इज 233। तो देखो फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज निकालने के। मास ऑफ BaSO4 लिया, उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड करा, मोल्स आ गए। अब एक मोल BaSO4 में एक ही सल्फर है तो वही यही मोल्स ऑफ सल्फर हो गए। सल्फर में 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो सल्फर का मास आ गया और टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज। सो देयर इज नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला उनके लिए जिन्हें मोल कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं आ रहा है। कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मास ऑफ BaSO4 में 233 से डिवाइड करा, उसके मोल्स आ गए। जितने मोल BaSO4 है उतने मोल सल्फर है। सल्फर के मोल्स में 32 से मल्टीप्लाई करा, सल्फर का मास आ गया। टोटल मास में टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके सल्फर का परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज फास्फोरस। तो फास्फोरस का परसेंटेज निकालते हैं हम लोग मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट से। उसका भी कंपाउंड लिखे यहाँ पे। Phosphorus will convert into magnesium pyrophosphate, Mg2P2O7। इस कंपाउंड को बोलते हैं मैग्नीशियम
voice known as magnesium pyrophosphate. Sir, your voice is lacking. मैग्नीशियम का परसेंटेज निकालते हैं हम लोग Mg2P2O7 से. दिस इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 222 आएगा. आप एक बार चेक करके देखो, इस कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 222. मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट से हम लोग अमाउंट निकालेंगे फॉस्फोरस का. अमाउंट इज Mg2P2O7. मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मॉलिक्यूलर वेट इज 222. फिर से देखो सेम लॉजिक निकाला. जितना मास ऑफ देखो, और यहाँ फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 31. अगर आप यहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो होता है 31. आप देखो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा टेक्निक बढ़ गई. जो मास ऑफ Mg2P2O7 आया उसमें 222 से डिवाइड करा तो मोल्स ऑफ Mg2P2O7 आया. अब इसको डबल करेंगे क्योंकि Mg2P2O7 में 2 फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 है. तो फॉर्मूले में तो देखो 62 लिखा हुआ है, बट आप इस 62 को कैसे समझेंगे? 31 into 2. 62 को कैसे समझना है आपको? 31 into 2. तो पहले मास ऑफ Mg2P2O7 निकाला, उस मास ऑफ Mg2P2O7 में 222 से डिवाइड करा तो मोल्स ऑफ Mg2P2O7 आया. यहाँ तक ओके? अब जितने मोल्स आए उसका डबल फॉस्फोरस है तो इंटू 2 करा, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस आया और फिर 31 से मल्टीप्लाई करा तो मास ऑफ फॉस्फोरस आ गया. फिर टोटल वेट से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ गया. तो यहाँ जो मैंने 62 लिखा है दैट इज नथिंग बट 31 into 2. जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो आप लिखना मास ऑफ Mg2P2O7 डिवाइडेड बाय 222 into 2 into 31 अपॉन मास ऑफ द सबस्टेंस टेकन into 100. तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला. बात समझ में आई? सर मास ऑफ Mg2, सर ये जो मास ऑफ Mg2P2O7 ये गिवन होगा क्या क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन सारे सबस्टेंसेस गिवन होंगे. जैसे इसमें Mg2P2O7 गिवन होगा, सल्फर के लिए BaSO4 गिवन होगा, ClBrI के लिए AgCl AgBr AgI गिवन होगा, नाइट्रोजन के लिए अमोनिया गिवन होगा, नाइट्रोजन गैस गिवन होगी, CO2 गिवन होगा. ठीक है सर. इसी से तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. अभी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट बता. ओके सर, ठीक है सर. तो इसमें क्या करा, जो मास ऑफ Mg2P2O7 गिवन होगा उसमें 222 से डिवाइड करेंगे, मोल्स आ गए. मोल्स को डबल करेंगे क्योंकि Mg2P2O7 का फॉर्मूला देखो उसमें 2 फॉस्फोरस है. इट कंटेन्स 2 फॉस्फोरस. कर रही है सर. सर अभी चले गए थे, अभी आए दोबारा. सर हम हेलो सर. के बाद नेक्स्ट सब्सटेंस देखेंगे ऑक्सीजन. तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते टाइम बताया था कि अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स के जो परसेंटेजेस हैं उसमें से अगर हम 100 में से सारे एलिमेंट्स के परसेंटेजेस हटा दें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा. वही टेक्निक यहाँ पे भी लगाते थे. हमने ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इनके सबके परसेंटेज निकाले. तो जब सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज निकाल लिए तो उनका सम करो और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा. सबसे रूटीन तरीका तो यही होता है. सो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस, इनके परसेंटेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा. बट सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है. तो देयर इज अनदर टेक्निक फॉर ऑक्सीजन परसेंटेज. दिस इज कॉल्ड एलुसेस मेथड. इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए. दिस इज इंडिपेंडेंट मेथड जिसमें हम केवल ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो. तो मान लो अगर किसी कंपाउंड में केवल ऑक्सीजन का परसेंटेज है तो सबका थोड़ी निकालेंगे. लेकिन अगर सबका निकाल लिया तो फिर ऑक्सीजन निकालने में टाइम नहीं खराब करते, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन निकाल लेते हैं. तो अगर आपको केवल इंडिविजुअली ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करा के पूरा पायरोलिसिस करा के ऑक्सीजन बनाते हैं. जितनी भी ऑक्सीजन आई उसको कार्बन से रिएक्ट करा के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन I2O5 से करा के CO2 बना लेते हैं. यहाँ देखो जितनी भी CO2 बन रही है उतना ही CO लगा, जितना CO लगा ऑक्सीजन उतना ही लगा O2. राइट. तो देखो जितना मास ऑफ CO2 आया उसको 44 से डिवाइड करा, मोल्स ऑफ CO2 आ गए. जितने मोल CO2 है उतने ही मोल CO है और जितने मोल CO उतने ही मोल O2 है. तो ऑक्सीजन कितना हुआ? वो उतना ही हो गया जितना CO है. तो बस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया. ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो.
समझ आई टेक्निक? फिर से देखो सर रिपीट कर दीजिए यहाँ एक बार। तो मास ऑफ CO2 आया, उसमें 44 से डिवाइड करा, मोल्स ऑफ CO2 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 मोल अगर CO2 है तो 5 ही मोल CO बना है। इधर 2 मोल CO से 1 मोल ऑक्सीजन बन रही है O2, तो 2 O बनेंगे। O2 is nothing but 2O, तो 2CO is 2O। तो जितने मोल CO बन रहा है उतने ही मोल ऑक्सीजन एटम है, और जितने मोल CO है उतने ही मोल CO2 है। तो मास ऑफ CO2 44 से डिवाइड करा, मोल्स ऑफ CO2 आया। जितने मोल CO2 उतने ही मोल CO, और उतने ही मोल CO और उतने ही मोल ऑक्सीजन एटम। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम वही हो गया, मास ऑफ CO2 by 44। उसमें 16 से देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज। सर ऑक्सीजन तो ट्वाइस होगा ना? सर होगा ना सर ये सेम ही तो है मोल कॉन्सेप्ट पे सर। हाँ, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। जो आपके देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is equal to number of moles of CO is equal to number of moles of oxygen into 1/2। यहाँ देखो, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल CO बनाने के लिए हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, एंड दिस इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो 2 मल्टीप्लाई करो, O2 कैंसिल हो जाएगा। समझ आई बात? तो जितने मोल CO है उतने मोल CO है, जितने मोल CO है उसके आधे मोल O2 है, और जितने मोल O2 उसका डबल करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया। पायरोलिसिस का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को हीट करा के ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना। वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। पायरोलिसिस का मतलब होता है हीट करा के बॉन्ड ब्रेक करना। पायरो टर्म केमिस्ट्री में करते हैं हीट के लिए यूज। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, तो किसी कंपाउंड के बॉन्ड्स को अगर हीट करा के ब्रेक करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ये आपका ऑप्शन सर इस क्वेश्चन की सर वो डायरेक्ट इक्वेशन लर्न कर ली, मतलब फार्मूला ही इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कितना CO एलिसिस मेथड अप्लाई करके इतनी CO2 बनी, ये क्वेश्चन लिखा होगा। हाँ सर, उससे कोई मतलब नहीं। तो जितनी CO2 बनी उतना ही ऑक्सीजन एटम बनता है, बस ये टेक्निक याद रखनी है। ठीक है सर। क्या मोल कॉन्सेप्ट लगाना है मैंने सीखा। मोल्स ऑफ CO2 सेम एज मोल्स ऑफ CO। जितने मोल CO उतने मोल O2, उसका हाफ मोल O2, और जितने O2 उसका डबल ऑक्सीजन, तो 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज सेम एज मोल्स ऑफ CO2, तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ऐसे हम लोग सारे परसेंटेज निकालते हैं। दिस इज फर्स्ट। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन on complete combustion 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide and 0.1014 gram of water. Determine the percentage composition of carbon and hydrogen in the compound. तो देखो, आपको पता है कंप्लीट कंबशन से CO2 बन रहा है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो, दैट इज 0.198 by 44। यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो 0.198 by 44 ये कार्बन के मोल्स हो गए। 12 से मल्टीप्लाई कराए, कार्बन का अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट कितना है कंपाउंड का? 0.246 into 100। यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज आ गया। फिर आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 0.1014 by 18। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल हो जाएगा। so number of moles of hydrogen will be double of this। अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, तो जितने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 0.1014 into 2/18 ये मोल है। एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, टोटल मास से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके हाइड्रोजन का परसेंटेज है। सॉल्व करके दोनों आंसर वेरीफाई करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। कार्बन परसेंटेज 21.9% आ रहा है, हाइड्रोजन 4.58% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन के। तो
is given in the Dubas method. Estimation of nitrogen: 0.3 gram of organic compound gives 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature, 715 mm pressure. Calculate the percentage composition of nitrogen. यहाँ पे एक टर्म लिखा है aqueous tension at 300 Kelvin is 15. तो अगर कहीं पे भी aqueous tension लिख के आता है तो ये partial pressure of water होता है, pressure due to water vapor. ये चीज चाहो तो पहले साइड में लिख लो, कभी कभी क्वेश्चंस में लिख के आएगा. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको टर्म लिखा होगा aqueous tension, aqueous tension का मतलब होता है pressure due to water vapor. So aqueous tension is pressure due to water vapor. तो गैस में जो वाटर वेपर का प्रेशर होगा वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अगर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कभी भी निकालना पड़ेगा तो जो गैस का प्रेशर होता है उसमें से एक्वस टेंशन सबट्रैक्ट कर देते हैं. बस ये एक टेक्निक याद कर लेनी है. तो प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस अगर लिखना पड़ेगा कभी भी, प्रेशर अगर आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा तो आपको पता होगा गैसेस हमेशा वाटर के डिस्प्लेसमेंट से ऊपर कलेक्ट कराया, तो वाटर के ऊपर गैसेस कलेक्ट करी जाती है. आपने अगर किसी गैस का मेथड ऑफ ऑपरेशन सीखा होगा पहले तो वहाँ एक चीज सिखाई जाती है, वाटर के डिस्प्लेसमेंट करा के गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट कराते हैं. नहीं पता तो ऐसा कुछ खास बात नहीं है, इसमें बस एक ही चीज याद करनी है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अगर कभी भी निकालना पड़ेगा तो दिस विल बी प्रेशर ऑफ गैस माइनस एक्वस टेंशन. ये ट्रिक याद कर लो आप सीधे सीधे. अगर कभी भी ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होगा तो गैस के प्रेशर में से एक्वस टेंशन सबट्रैक्ट कर देते हैं. एक्वस टेंशन मतलब प्रेशर ड्यू टू. ड्राई गैस क्या होगा? गैस के अंदर अगर मॉइस्चर आ गया तो वाटर वेपर हो गया, तो वाटर वेपर का प्रेशर हटा दो तो ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा. ओके सर. जैसे एयर होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो एयर के अंदर एयर का भी प्रेशर है, मॉइस्चर का भी प्रेशर है. जैसे आपने वही बोला ना, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पढ़ा होगा अमोनिया के लिए, अगर पढ़ा है तो उसमें आपको बताया होगा कि अमोनिया वाटर के ऊपर कलेक्ट कराते हैं, या ऐसे नाइट्रोजन बहुत सारी गैसेस के होता है. आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करा, उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए. सर 7/760 किया, ये सर नहीं आया समझ में सर. प्रेशर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे ना, एमएम ऑफ मरकरी को प्रेशर में एटमॉस्फेयर कैसे कन्वर्ट करते हैं? 760. ओके सर. हाँ सर. ओके सर. अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो 1.86 into 10⁻³ मोल है. इसमें 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन का मास हो गया. इसके बाद देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है, 0.3 ग्राम into 100. इसको सॉल्व करिए तो आपका परसेंटेज आता है. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. 0.0821% है. वो कैलकुलेशन तो आप चेक करोगे, वो तो मुझे नहीं पता. सर ये पीवी आपने 0.0821. हाँ तो आर की वैल्यू 0.0821 ही तो होती है. प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर्स में, मोल्स निकालना है. आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन. सॉल्व करो, यही आना चाहिए जो मैंने लिखा है. नहीं आ रहा है तो बताइए क्या आ रहा है, वो लिख दूंगा. 17.1 ये अप्रोक्सीमेटली 17.4% के आसपास या 3% के आसपास होना चाहिए. 17.1. ठीक है, वो आसपास चलेगा. 17.1 आ रहा है तो 17.1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ये आपका लगभग 17% के आसपास नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया. अभी समझ में आया ड्यूबास मेथड? तो नाइट्रोजन में कैसे कन्वर्ट करा ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता, वो कन्वर्ट कर दिया उसने. आपको बस सीधे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है. आप देखो यहाँ फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि टेम्परेचर 300 केल्विन दे दिया है. आपको सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना आना चाहिए. सर आंसर 17.36 आ रहा है सर. वही तो बताया था, अभी तुमने 1 करा दिया तो हम क्या लगा. यस सर 17.36% आ रहा है. चलो ठीक है, उस इतनी कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता. 17 पॉइंट निकाल लिया बस, सही है, उतना चलेगा. अब इतनी कैलकुलेशन का अप्रोक्सीमेशन अलाउड है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो उसका एक क्वेश्चन और कर लो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट से करो. दिस वन.
अगले क्वेश्चन में देखो गिवन है 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस बाय ड्यूमास मेथड गिव्स 32 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी व्हेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। और देखो सीधे एसटीपी दे दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला बना लेंगे वो। तो यहाँ से सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो पहले। नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ जाएंगे 32 ml है तो 32 into 10⁻³ लीटर हो गया डिवाइडेड बाय 22.7 कितने मोल्स हो गए। अब यहाँ से सीधे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिख दो 32 into 10⁻³ बाय 22.7 ये मोल्स हो गए 28 से मल्टीप्लाई कर दिया ये मास हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है 0.25 into 100। इसको सॉल्व करो आपका परसेंटेज इसको सॉल्व करेंगे तो 15.8% आ गया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ज़ेल्डॉल्स मेथड के लिए। So next question देखो it's given during estimation of nitrogen present in an organic compound by Zeldol's method का अमोनिया इवॉल्व। तो देखो इसमें डायरेक्टली लिखा है अमोनिया इवॉल्व। अब कैसे अमोनिया बनाएगी ये ज़ेल्डॉल मेथड का काम वो आपको नहीं सीखना है वो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। So during estimation of nitrogen present in the organic compound by Zeldol's method the ammonia evolved from 0.5 gram of the compound in the Zeldol's estimation of nitrogen neutralizes 10 ml of 1m H2SO4 find out the percentage of nitrogen in the compound। तो अब क्या करा हमने जितनी भी अमोनिया बनी है उसको H2SO4 से न्यूट्रलाइज कराया है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 या सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कोई भी एक टेक्निक लगा लो। तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 और H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे मोलरिटी दे रखी 1 n फैक्टर 2 ये नॉर्मलिटी हो गई वॉल्यूम दिया 10 ml 1000 से डिवाइड कर दो ये लीटर्स में आ गया ये आ गया 0.02 ठीक है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया है उतने जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 है उतने ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया हो गया और अमोनिया का n फैक्टर 1 होता है n फैक्टर फॉर अमोनिया इज 1 and H2SO4 is 2। अब चाहो तो अलग से लिख लो n फैक्टर ऑफ अमोनिया जो है वो 1 है और n फैक्टर ऑफ H2SO4 जो है वो 2 है क्योंकि H2SO4 2H+ दे रहा है और अमोनिया एक OH- एक्सेप्ट करेगा। अमोनिया का n फैक्टर 1 H2SO4 का n फैक्टर 2 तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 तो ये कितना आ गया 0.02 ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया पता चल गया 0.02 यही अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन है तो यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n आ गया। यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल दो तो अगर n के मोल्स 0.02 है तो उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो ये मास हो गया। टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम है 200 करो ये आपका परसेंटेज आ गया। इसको सिंपलीफाई करो तो आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा 14 ये 14% आ जाएगा 14 है या ज्यादा है 70 है 56 कुछ आना चाहिए 56 आ रहा है तो सॉरी सर हाँ 56 आ रहा है 56 नाइट्रोजन आ गया समझ आया। तो ज़ेल्डॉल मेथड का नाम ही टफ है बस बाकी क्वेश्चन में तो सिंपली मिली इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो पहले सिखाया इसलिए मैंने कहा था इसके नाम से फियर नहीं रहना है इसको इसमें बच्चे डरते केवल इसके नाम से जहाँ लिख के आएगा ज़ेल्डॉल मेथड ढूंढ लेंगे पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस का सवाल है। अदरवाइज करना देखो क्या है सिंपली मिली इक्विवेलेंट इससे टफ सवाल तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में पढ़ चुके हैं ठीक है। देखो इसी का एक थोड़ा और टिपिकल सवाल बताता हूँ अगर इसको थोड़ा सा और टफ करें तो एक और क्वेश्चन लिखिए इसी सवाल को थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में अगर टफ करना होगा वैसे थोड़ी लैंग्वेज और बढ़ाई जा सकती है क्वेश्चन में। तो एक और क्वेश्चन लिखिए A sample of 0.5 gram of an organic compound
was treated according to the Zeldol's method. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 m H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 m NaOH solution for the nucleation. Find the percentage composition of nitrogen. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो H2SO4 अमोनिया के लिए डाला वो पूरा रिएक्ट नहीं करा, उसका कुछ H2SO4 बच गया। अब जो बच गया वो किससे न्यूट्रलाइज कराया? NaOH से। इसका मतलब आपके पास जितना भी टोटल H2SO4 था वो दो चीजों से न्यूट्रलाइज हुआ, एक NaOH से और एक अमोनिया से। तो जितने NaOH के बिल इक्विवेलेंट है वो एक्सेस ऑफ H2SO4 है, और H2SO4 में से एक्सेस ऑफ H2SO4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो अमाउंट ऑफ H2SO4 पता चल जाएगा जो अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है। तो उससे आपको अमोनिया के मिड इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे या इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे, फिर वही पुराना वाला प्रोसीजर लगाएंगे। समझ में आया टेक्निक? तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो ये वैल्यू आएगी 60 into 0.5/1000 यानी 3 into 10 to the power -2 या 0.03 लिख सकते हैं। ठीक है, जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आया वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालें तो H2SO4 देखो कितना है, 0.5 मोलरिटी है, n फैक्टर 2 वॉल्यूम 50 ml इनटू डिवाइड बाय 1000, वॉल्यूम लीटर्स में लिखना पड़ेगा, 0.05 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता चल गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया। तो H2SO4 के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट 0.05 है, उसमें से 0.03 NaOH से रिएक्ट किया, अमोनिया से कितना रिएक्ट किया? 0.02। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया पता चल गया। जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया वही मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया, जो मोल्स ऑफ अमोनिया है वही मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया। यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखेंगे 0.02 into 40 divided by 0.5 into 100। समझ में आया प्रोसीजर? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बता दीजिए सर, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, बस थोड़ा बता दीजिए यहाँ पे नीचे वाले में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद NH3। अच्छा सवाल है, फिर से बता देता हूँ पूरी बात। Yes, देखो इसमें करा क्या है, पहले क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जितनी भी अमोनिया बनी उसको हमने पहले H2SO4 से रिएक्ट कराया। तो नॉर्मली अगर H2SO4 पूरा रिएक्ट कर जाता तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देते, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। उसने बोला था रेजिडुअल एसिड मतलब कुछ एसिड बच गया, उसको फिर से NaOH से न्यूट्रलाइज कराया गया। तो जितना एसिड NaOH से न्यूट्रलाइज हुआ है वो अमोनिया से तो न्यूट्रलाइज हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाला। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना आया? 60 into 0.5 मोलरिटी into n फैक्टर into वॉल्यूम इन लीटर्स। सो 60 into 0.5/1000 मतलब 0.03। अब जितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH है वो एक्सेस ऑफ H2SO4 है जो अमोनिया से रिएक्ट नहीं किया। तो एक्सेस ऑफ H2SO4 आ गया 0.03, राइट। अब जो एक्सेस ऑफ H2SO4 है और जो टोटल H2SO4 है वो हमने निकाला 0.5 into 2। अमोनिया H2SO4 का देखो मोलरिटी दी हुई है यहाँ पे 0.5, वॉल्यूम दिया 50 ml, n फैक्टर 2। सो 0.5 into 2 into 50/1000, ये इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आ गया 0.05। ठीक है, जो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आया और जो एक्सेस H2SO4 था उसका डिफरेंस निकाल लिया तो आपको ये इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 पता चल गया जो अमोनिया से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जितने इक्विवेलेंट अमोनिया से H2SO4 रिएक्ट करेगा एक्जेक्टली उतने इक्विवेलेंट अमोनिया होगी। ये अमोनिया के इक्विवेलेंट आ गए। अमोनिया का n फैक्टर 1 है तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही मोल्स, और अमोनिया के अंदर एक ही नाइट्रोजन है तो उतने ही नाइट्रोजन के मोल्स हो गए। नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, 14 से मल्टीप्लाई करा आ गया, टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ गया। यस सर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राम इक्विवेलेंट का क्वेश्चन होता है जेल्डॉल्स मेथड।
एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो तुम्हें जो दोबारा बताओ, मैं एक बार और समझा सकता हूँ। सो एक क्वेश्चन बस है लास्ट, सल्फेट के लिए और क्वेश्चन कर लो, मैं सर से बोल दूंगा, परेशान हो। तो सल्फेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन 0.2595 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस यील्ड 0.3 ग्राम ऑफ 5 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो देखो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट निकालना है, तो आ जाएगा 0.35 बाई मॉलिक्यूलर मास बताओ बेरियम सल्फेट का। 233 33 पहले ही निकाल चुके हैं, तो उससे डिवाइड कर दिया, ये मोल आ गया, यही मोल्स ऑफ सल्फर हो गया। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, बेरियम सल्फेट में एक ही सल्फर है, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। तो बस परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा, 0.35 बाई 233 इंटू 32 इंटू टोटल मास कितना दिया है 0.2595 इंटू 100। आंसर बेरियम सल्फेट का अमाउंट दे रखा है 0.35 ग्राम, 0.35 ग्राम में 233 से डिवाइड करा, मास आ गया, मोल्स आ गए बेरियम सल्फेट के, जितने मोल बेरियम सल्फेट उतने ही मोल सल्फर, सल्फर के मोल्स में 32 से मल्टीप्लाई करा, सल्फर का अमाउंट आ गया, टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज। आंसर बताइए, बस सॉल्व कर दो। तो लगभग 18.5% के आसपास आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. 18. ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपके पैकेज में है, उनको होमवर्क में सॉल्व करिएगा, तो आपको ये पोर्शन एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सर आप भेज दीजिएगा कौन से क्वेश्चन Thank you, सॉल्व sir. करना हाँ है। वो क्वेश्चन नंबर अभी मैं होमवर्क में आपके लिए असाइन कर दूंगा, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है।